अंग्रेजों और अन्य यूरोपवासियों ने इस दौरान भारत पर ही नहीं दुनिया के अधिकांश भाग पर राज्य किया। अतः इस बात को केवल भारत के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। ये बात पूरे विश्व के संदर्भ में महत्वपूर्ण है और इसका कारण यह है कि समकालीन पश्चिमी जगत टेक्नोलॉजी में, राज्य, सेना और प्रशासन से संबंधित ज्ञान में शेष विश्व से बहुत ही आगे था। यदि और आगे बढ़कर देखा जाए तो इन सब का कारण ये था कि यूरोप में छापेखाने का प्रयोग सैकड़ों साल पहले से होता आ रहा था, जिसके कारण ज्ञान संपदा को कागज के पृष्ठों में सहेजना और उसका लाभ उठाना बहुत आसान हो गया था। यूरोपीय राज्यों ने इस ज्ञान संपदा का उपयोग अपने हित में किया, जिसके कारण उनके लिए दूसरे देशों पर कब्जा करना और उसे बनाए रखना बहुत आसान हो गया था। ये स्थिति तब तक बनी रहनी थी जब तक विजित राज्यों के निवासी भी बड़े पैमाने पर उनके ज्ञान का प्रयोग आरंभ न करते। प्रश्न जून की भारत के संबंध में है, अतः मैं इस संबंध में कुछ ऐसे कारकों का उल्लेख करना चाहूँगा जिन्होंने भारत में लंबे समय तक अंग्रेजों के राज्य को संभव बनाया। ये निम्न हैं। अंग्रेजों ने भारत के आंतरिक प्रशासन में कम से कम हस्तक्षेप किया और प्रशासनिक परिवर्तन भी बहुत धीरे धीरे किए, जिसके कारण भारतीय लोगों को बहुत बाद में एहसास हुआ कि उन पर शासन करने वाली सत्ता विदेशी है और उनके आर्थिक शोषण का यही कारण है। उदाहरण के लिए बंगाल में अंग्रेजों ने पहले दीवानी अधिकार अर्थात कर वसूलने का अधिकार ही लिया और फौजदारी प्रशासन के अधिकार तभी लिए जब देखा कि इससे बदइंतजामी फैल रही है। इसके बाद भी उन्होंने कानून और अदालतों के सुधार में लंबा समय लगाया और कोई भी सुधार तभी लागू किया जब वे आश्वस्त हो गए कि इन सुधारों का विरोध नहीं होगा। उदाहरण के लिए भारतीय दंड संहिता 1862 ईस्वी और आपराधिक व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1861 ईस्वी में लागू की गई। इसके पहले कुछ सुधारों के साथ पुराने कानून ही चल रहे थे। सच तो यह है कि जब तक दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया प्रकाशित नहीं हुई, लोगों को उनके आर्थिक शोषण का एहसास नहीं हुआ। अंग्रेजों के शासन के प्रारंभिक काल में भारत में रहने वाले अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी, अतः कुछ उच्चतम पदों को छोड़कर अन्य पदों पर भारतीय ही रहते थे। इस कारण सामान्य भारतीयों का अंग्रेजों से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रहता था। इस कारण उनके मन में अंग्रेजों के पराये होने का भाव नहीं आता था। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अंग्रेजों को भारतीयों की वफादारी में विश्वास नहीं रह गया, अतः उन्होंने सभी महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेजों को नियुक्त करने की नीति अपनाई। इससे भारतीय लोग अंग्रेजों के प्रत्यक्ष संपर्क में आए और उन्हें अनुभव हुआ कि अंग्रेज उनसे भिन्न ही नहीं, उनसे नस्ली घृणा करने वाले भी हैं। 3. अंग्रेजी शासनकाल के आरंभ में बहुत से अंग्रेजों ने भारत की प्राचीन ज्ञान संपदा में विशेष रुचि ली और विलियम जोन्स जैसे लोगों ने संस्कृत भाषा और उसमें वर्णित ज्ञान की प्रशंसा की। इससे अलग हेनरी विवियन डेराजियो जैसे कई अंग्रेजों ने पश्चिम के उदारवादी विचारों का प्रचार करके भारतीयों को आधुनिक विचारों से परिचित कराने का प्रयास किया। इन लोगों के प्रयासों से परिचित बहुत से शिक्षित भारतीय हृदय से विश्वास करने लगे कि अंग्रेज भारत के हितैषी हैं और वे अंग्रेजी शासन के समर्थक हो गए। अंग्रेजों ने भारत के हर प्रभावी वर्ग को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि वे उसके हितैषी हैं। प्राचीन विरासत पर गर्व करने वाले उत्तर भारतीयों को उन्होंने समझाया कि वे भी आर्य भाषा बोलते हैं और संस्कृत बोलने वाले प्राचीन आर्यों के वंशज होने के नाते वे उनके लिए पराये नहीं हैं। हिंदुओं को उन्होंने समझाया कि उत्पीड़क मुस्लिम शासन को हटाकर उन्होंने हिंदुओं का उपकार किया है। मुस्लिमों को उन्होंने समझाया कि हिंदू बहुसंख्या से उनकी रक्षा वे ही कर सकते हैं। दलितों और पिछड़े समाज के हिंदुओं को उन्होंने समझाया कि सवर्णों के द्वारा किए जा रहे शोषण से उन्हें मुक्त कराने वाले वे ही हैं। इसी प्रकार उन्होंने दक्षिण के लोगों को भी समझाया कि ब्राह्मणों और उत्तर भारतीयों के प्रभुत्व से ब्रिटिश शासन ही उनकी रक्षा कर सकता है। इस प्रकार उन्होंने अपने समर्थकों का एक वर्ग तैयार कर लिया जिसने उनके शासन को बनाए रखने में प्रमुख